हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डाइस, क्लासिफिकेशन, कथन एवं निष्कर्ष और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को रुपए 10 और लड़कियों को 20 उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल रुपए 280 खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बेटा अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं, देखो इसको करने का क्या तरीका है। जैसे या तो हम इसे बाई ऑप्शन करें या फिर हम बाई एक्स मानकर करें। जैसे ये यूपी ट्रिपल एक्स एग्जाम में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, है ना। लड़कियों की 2 ज्यादा थी और लड़कों की 2 कम थी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इसे बाई मेथड देखें तो अगर हम मान लें कि माना लड़के कितने थे एक्स, माना लड़के कितने एक्स और लड़कियां कितनी थी, लड़कियां 2 ज्यादा थी, क्योंकि लड़के 2 कम है ना, तो लड़कियां कितनी ज्यादा थी, 2 ज्यादा थी, यानी लड़कियां होंगी x+2। अब उसने क्या करा, लड़कों को तो दिए 10 रुपए और लड़कियों को कितने रुपए दिए, 20 रुपए। इस हिसाब से उसके टोटल रुपए खर्च हो गए 280। तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी थी। तो देखो, ये लड़कों की संख्या है x, ये लड़कों की संख्या है कितनी, x। अब एक लड़के को कितने रुपए दिए उनने, 10, तो 10 से गुणा कर दो, क्योंकि x लड़कों को x गुणा 10। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं भाई x+2, लड़कियां कितनी हैं x+2 और लड़कियों को कितने रुपए दिए, 20। ठीक है, यानी 10 रुपए एक लड़के को दिए और लड़कियों को दिए कितने, हर एक लड़की को कितने कितने रुपए दिए, 20। तो देखो, एक लड़के को जब 10 रुपए दिए तो x लड़कों को x गुणा 10, एक लड़की को जब 20 रुपए दिए तो x+2 लड़कियों को x+2 गुणा 20, यानी इसके बराबर इतने खर्च हो गए। कितने रुपए खर्च हो गए, कुल मिला के 280 रुपए कुल मिला के खर्च हो गए। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, 10x प्लस 20 की मल्टीप्लाई x से करोगे 20x प्लस 20 दूनी 40 बराबर 280। अब इसे सॉल्व कर लो भाई, 10x और 20x कितना x, 30x प्लस 40 बराबर 280। अब ये प्लस के 40 हैं, उधर को जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस। ठीक है, यहां पर ये है 30x। ठीक है, 30x इक्वल टू 280 माइनस 40, 280 माइनस 40 यानी 30x इक्वल टू 240। तो 0 से 0 कट गया और 3 अट्ठे 24, x इक्वल टू 8, x बराबर आ गया 8 और x हमने माने थे लड़के, तो लड़के कितने आ गए बच्चों, 8। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 8। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो गया कितना, 8 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है। तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, 2016 में आया हुआ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर बाई मेथड करोगे तब तो लगेगा आपको टाइम, डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे कर दोगे, या तो आप बाई ऑप्शन करो क्योंकि एज का हर सवाल ऑप्शन से भी हो जाता है, या फिर मैं आपको एक मेथड हमेशा बताता हूं। क्या बताता हूं कि अगर वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में पिता कितने के हैं, वर्तमान में पिता और ये हैं पुत्र। वर्तमान में अगर हम बात करें, चाहे इधर पुत्र लिख लो इधर पिता लिख लो, ये है पुत्र और ये है पिता। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं बच्चों कि पुत्र की आयु और पिता की आयु को अगर रेशो वाले मेथड से कर लो तो बहुत आसान पड़ जाता है। ठीक है, यानी रेशो का कोई भी सवाल है उसको कैसे कर लेते हैं। जैसे एक पिता की आयु 4 साल पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी, लेकिन वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। यानी अगर पुत्र 1 का है ना वर्तमान में, तो पिता कितने का है, 4 का। लेकिन 4 साल पहले ऐसा नहीं था। 4 साल पहले पता है क्या था, 4 साल पहले ये था कि अगर पुत्र 1 का है तो उस टाइम पिता कितने का होता था, 8 का। ठीक है, यानी अब तो ऐसा है कि पिता की आयु पुत्र से 4 गुना है, लेकिन जब ऐसा था कि पुत्र से कितने गुना थी, 8 गुना। ठीक है, अब इस तरीके से सवाल कैसे करते हैं, जैसे अगर सपोज करो हमें पुत्र की आयु निकालनी है और पुत्र की आयु निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो पुत्र की आयु अगर निकालनी है तो पुत्र की आयु का अनुपात ले लो। सबसे पहले कितना ले लिया, 1 गुणा जितने साल पहले या बाद बोला है, कितने साल पहले बोला है, 4 गुणा
तीसरे स्टेप में 1 में और 8 में कितने का अंतर, इन दोनों का अंतर लेते हैं, चाहे पहले बोला हो या बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो 1 और 8 में कितने का अंतर, 7 का। ठीक है, उसके बाद चौथे स्टेप में क्या लेना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर। क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 1 अट्ठे 8, 4 1 4, 8 में और 4 में कितने का अंतर, 4 का। 4 से काट दो 4, कितना आ गई पुत्र की आयु, 7। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 7। अगर पिता की आयु आप चेक कर रहे हो तो बस क्या करना है, पिता की आयु का अनुपात ले लो। पिता की आयु का अनुपात कितना है बच्चों, 4, गुणा जितने साल पहले या बाद बोला है 4, गुणा इन दोनों का अंतर, 1 में और 8 में कितने का अंतर, 7 में, बटे क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 1 अट्ठे 8, 4 1 4, 8 में और 4 में कितने का अंतर, 4 का, तो 4 सत्ते 28। तो ये हो गई पुत्र की आयु और ये हो गई पिता की आयु। तो पुत्र की आयु पूछिए, ऑप्शन बी यानी 7 वर्ष। अगर आप उत्तर की जांच भी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जैसे आज की डेट में तो ये 7 और 28 है वर्तमान में, तो देखो 7 और 28 का अगर रेशो चेक करें तो 7 7 7 चौक 28, 1:4 के अनुपात में है ना, मतलब 4 गुना है पिता की आयु पुत्र से। लेकिन अगर हम देखें कितने साल पहले, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले बताओ ये कितने का होगा, 4 का। 3 साल पहले बताओ ये कितने का होगा, 4 साल पहले की बात हो रही है ना, 4 साल पहले ये कितने का होगा बच्चों, 3 का। जो पुत्र 7 का है वो 4 साल पहले कितने का होगा, 3 का। जो पिता 28 का है वो 4 साल पहले कितने का होगा, 24 का। तो 3 अट्ठे 24, पहले 8 गुना था ना 4 साल पहले। 4 साल पहले जो पुत्र 7 का है वो 3 का होगा, जो पिता 28 के हैं वो 4 साल पहले कितने के होंगे, 24 के। तो 3 अट्ठे 24, तो 4 साल पहले तो अनुपात था 1:8, लेकिन आज की डेट में है 1:4, यानी पिता की आयु पुत्र से अब कितने गुना है, 4 गुना। तो इस कंडीशन को देखते हुए आंसर कितना आ गया वर्तमान में, 7 वर्ष। पिता की आयु कितनी, वो सॉरी पुत्र की आयु कितनी आ गई, 7 वर्ष। ठीक है, और पिता की पूछी होती तो 28 वर्ष। समझ में आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये कई बार एसएससी में आया हुआ है, देखो 2 बार इसमें लिखा हुआ है, 2 बार एसएससी में आया हुआ सवाल है, इसे देख लेंगे भाई। ये हमें देखना है कि 6 और 5 से 91 कैसे आ गया, 8 और 7 से 169 कैसे आया, 10 और 7 से 657 कैसे आया। तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकती है, प्लस भी माइनस भी, तो करके देखते हैं क्या होता है बच्चों, करके देखो एक बार। देखो मैं इसका मेथड बताता हूं आपको कैसे करते हैं इसे। ठीक है, देखो यहां पर 6 पंजे 30 होते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसके करीब नहीं जा पा रहे, स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 36 और 25 91 नहीं होते, यहाँ पर भी ये नहीं है। तो क्यूब करके देखते हैं हम, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, सॉरी क्यूब करो, क्यूब 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, तो प्लस करके तो बड़ी आ जाएगी संख्या, माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया 1 और 21 में से 12 गए 9। ठीक है, ऐसे यहां पर क्यूब करो, 8 का क्यूब होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343, और 512 में से 343 माइनस करोगे तो 169, 10 का क्यूब होता है 1000, 7 का क्यूब होता है 343, 1000 में से 343 माइनस करोगे 657। ऐसे यहां पर 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 10 का क्यूब 1000, तो 1331 में से 1000 माइनस करोगे तो 331 आ जाएगा, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 331, यानी ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट, ये भी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें ये देखना होता है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सबसे अलग है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 में कोई सिमिलरिटी होगी, 3 में कोई समानता होगी, लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। बस वो अलग वाला हमें छांटना होता है कि वो अलग कैसे आया। तो हम देखते हैं कभी कभी सम विषम के आधार पर भी देखते हैं, लेकिन इसमें तो सारे विषम है। ठीक है, तो इससे बात नहीं बनी। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो इनको जोड़ के देखो, 4 4 8 और 3 11, यानी अगर इस सम को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 11। इन सबको अगर तुम जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है 11, 6 3 9 और 3 12, 8 2 10 और 1 11, 2 4 6 और 5 11। तो देखो सबका सम कितना आ रहा है 11। इन तीनों को जोड़ा तो भी 11, इन तीनों को जोड़ा तो भी 11, इन तीनों को जोड़ा तो भी 11, लेकिन इन तीनों को जोड़ा तो 12। तो कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन बी। कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन बी हो गया अलग। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिए गए प्रसार चित्र में पासा बनाने पर वह दिए गए पासे के किन विकल्पों जैसा दिखेगा, प्रश्न आकृति। देखो ये डाइस का इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे देखेंगे जरा। देखो डाइस में क्या होता है बच्चों, जब भी ये ओपन डाइस दिया हुआ है और ऑप्शन जो है वो क्लोज डाइस के हैं, यानी खुले पासा दे रखा है, और ऑप्शन बंद पासे के हैं, तो इसको बच्चों कैसे करते हैं। देखिए जो ऊपर वाली सतह होती है वो इसकी अपोजिट होती है, यानी ये जो ब्लैक वाली सतह है ना, ये जो ब्लैक वाली है इसके अपोजिट में होगी बिंदु वाली। ठीक है,
ऐसे ये व्हाइट वाले के अपोजिट व्हाइट वाली, और बीच वाले के अपोजिट होता है, बीच वाले के अपोजिट, मतलब व्हाइट के अपोजिट ये, ब्लैक के अपोजिट व्हाइट, इसके अपोजिट ये वाला। ठीक है, ये अपोजिट सतह हो गई। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा हो सकता है, तो पहला चेक कर सकते हैं, ये हो सकता है या ये हो सकता है, नहीं। ठीक है, अब देखो इसकी तीनों सरफेस देखो आप, इसकी अगर तीनों सरफेस आप देखोगे तो दो खाली सतह हैं, एक बिंदु वाली। तो अब हमारी इसमें तीन खाली सतह हैं और हमें यह पता नहीं चलेगा कि कौन सी खाली सतह कहां पर पहुंच गई। जैसे अगर हम इसमें देखें तो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। पासे का ये रूल होता है कि पासे में जो तीन सतह हमें सामने से एक साथ दिखाई देती है ना, वो एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर वो एक साथ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो विपरीत नहीं है। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो देखो ये वाला पासा हो सकता है या नहीं, तो देखो क्या पता एक ये वाली हो और एक ये वाली हो, इसमें एक ये वाली हो। अगर ये तीनों सतह हुई इस पासे में, अगर ये तीनों सतह हुई ये पासे में, तो ये वाला आंसर हो सकता है ना। अगर ये तीनों हुई तो हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी इसमें आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो इसका ये तो हो सकता है। अब दूसरा चेक करो वी, दो ब्लैक एक बिंदु, दो ब्लैक और एक बिंदु। देखो दो ब्लैक हैं और एक बिंदु, लेकिन दो ब्लैक और बिंदु ये नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लैक के अपोजिट में है बिंदु, ब्लैक के अपोजिट में है बिंदु, और अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब तुम कहने लगो सर क्या पता ये वाला ब्लैक हो, तो देखो दोनों ब्लैक सतह है ना इसमें, और बिंदु साथ में है, तो एक ब्लैक सतह के तो अपोजिट में है बिंदु, तो इसका मतलब ये बी भी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। ठीक है, सी हो सकता है क्या, अगर ये वाली हुई एक सतह, ये वाली हुई एक सतह, और एक सतह ये वाली हुई, तो ये हो सकता है। ठीक है, डी ऐसे इसमें ये वाली और ये वाली हुई, तो ये वाला हो सकता है। यानी कौन कौन से हो सकते हैं, ए और सी और डी हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए सी और डी हो सकते हैं, लेकिन बी नहीं हो सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता बी, क्योंकि बी में अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं, और जिसमें अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं वो पासा नहीं हो सकता। यहां पर देखो ब्लैक और बिंदु एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारे पासे में ब्लैक और बिंदु एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया केवल ए सी और डी। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, इसमें आप हमेशा किसके हिसाब से सोचोगे, कथन के हिसाब से। जिस व्यक्ति ने कथन बोला है उसके अकॉर्डिंग क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सोचोगे आप। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। निष्कर्ष पहला है, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। जिसने ये वाली बात बोली है, ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखो ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है, यही तो कहना चाह रहा है व्यक्ति। तो पहली वाली बात कथन से निकल रही है, यानी निष्कर्ष कथन बोलने वाले का निष्कर्ष यही है। ठीक है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा, परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। ठीक है, एक तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं, और दूसरी बात कथन में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग भी ये वाला निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि कथन में कहा है ईमानदार और परिश्रम से आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। तो आर्थिक उन्नति जो प्राप्त होगी तो व्यक्ति के लिए लाभकारी होगी, यानी परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। यानी दोनों ही कथन क्या है, अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ऑप्शन होगा नीचे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है। वह पूरब की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर गया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर गया, फिर वह 30 मीटर गया। ठीक है, अपने चाचा के यहां गया, उसके पिता वहां नहीं थे, फिर वहां से 100 मीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहले एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है, वो कहां गया, पूरब की ओर। तो पूरब की ओर जब कोई जाएगा तो इधर से इधर कोई तो जाएगा। पूरब किधर होता है, जिधर हमारा राइट हैंड होता है, इधर को गया। पूरब की ओर कितना गया, ये 90 मीटर। कितना गया, 90 मीटर। ठीक है, अब फिर वह अपने दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर गया, यानी दाएं मुड़ने से पहले कितना गया, 20 मीटर। फिर वह 30 मीटर अपने चाचा के यहां गया, यानी दाएं मुड़ने से पहले गया था ना 20 मीटर, अब दाएं मुड़ेगा। इसका मतलब दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला था ना, तो इसका मतलब अब दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 30 मीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वह अपने चाचा के यहां गया, यहां पर अपने चाचा के यहां पहुंच गया वो,
लेकिन यहां पर उसके पिता नहीं थे, फिर वहां से 100 मीटर उत्तर की ओर गया। अब देखो बच्चों, यहां से 100 मीटर उत्तर की ओर गया है, तो 100 मीटर उत्तर की ओर कैसे जाएगा भाई? 20 मीटर तो यहीं तक चला जाएगा, इसकी सीट तक 20 मीटर तो यहीं तक चला गया, ऊपर को कितना बचेगा? 80 मीटर ऊपर को चला जाएगा। अब देखो, जब ये 20 है और ये 20 है, आमने सामने की दो बराबर हो गई, तो ये 30 है, तो ये भी कितनी होगी बच्चों? 30 होगी। अब ये पूरी लंबाई कितनी थी? पूरी लंबाई थी 90। जब यहां से यहां तक 30 हो गई, तो ये ऊपर को, इधर को कितनी बची? इधर को ये बची कितनी? 60। इधर को ये कितनी बची? 60 बची बच्चों। इधर को देखो, जब वो 30 हो गई तो पूरी तो 90 थी, इधर को कितनी बची? 60। ठीक है। अब जब ये 60 हो और ये 80 हो, तो ये हमेशा कितनी होती है बच्चों? ये होती है 100। ये कितनी होती है? 100। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये हमेशा कितनी होती है? 10। ठीक है। ऐसे ये 60 है, ये 80 है, तो ये 100 क्यों होता है? क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400 और 10,000 कितने का? 100 का। जैसे कैसे करते हैं इसको? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है, इसे बोलते हैं कर्ण। ये जिस पर ये बिल्डिंग टिकी हुई है वो होती है आधार, और ये जो 90 डिग्री का लाइन होती है वो होती है लंब। तो देखो, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना? 60 का स्क्वायर प्लस लंब कितना? 80 का स्क्वायर। तो देखो, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस 6400, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 10,000। तो कर्ण इक्वल टू रूट 10,000, और ये कितने का होता है बच्चों? 100 का। ठीक है। तो आंसर हो गया 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां से चला था बच्चा और यहां पे उसके पिता मिले हैं, तो कितनी दूरी हो गई? 100 मीटर। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कॉन्शियसली को ये लिखा जाता है, तो सोइल को क्या लिखा जाएगा? दिए गए विकल्पों से ज्ञात कीजिए। सीजीएल में आया हुआ सवाल है बेटे। अब देखो कैसे करते हैं इसको, करने का क्या तरीका होता है। कुछ बच्चे इसमें प्लस माइनस लगाना शुरू कर देते हैं देखते ही। ठीक है, लेकिन पहले पूरे क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि इसमें चल क्या रहा है, दोनों में कंपेयर करो। तो देखो, यहाँ पर एस आया है बच्चों, यहाँ पर भी एस है, इसमें ओ है, यहाँ पर भी ओ है, इसमें आई है, यहाँ पर भी आई है, इसमें एल है, यहाँ पर भी एल है। तो ऊपर वाले जब सब अक्षर नीचे वाले में मिल जाएं, तो आप समझ जाना कि वहां पर कौन सा क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट का, यानी आपको ऊपर से कॉपी करके लिखना है उसका। ठीक है, ये नहीं है आपने डायरेक्ट देखा और नंबर लिखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। आपको देखना है कि अगर ऊपर में जो अक्षर लिखे हुए हैं वही अक्षर अगर नीचे लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाना कि ऊपर से कॉपी करके लिखना है। कैसे? जैसे भाई एस है, तो एस की जगह इन्होंने क्या लिखा है ये देखना है। देखो, एस की जगह इन्होंने चौथे नंबर पे है एस, यहाँ पर एन लिखा है, और यहाँ पर भी देखो एस है तो यहाँ पर भी एन लिखा है। तो एस की जगह जब सब जगह पर एन लिखा है, तो आपको ये नहीं सोचना कि एस की जगह पर एन कैसे लिखा है, आपको तो बस ये पता चल गया भाई कि एस की जगह एन लिखा है, तो हम भी एस की जगह क्या लिख देंगे? एन। अब हमें क्या करना है? अब देखना है ओ। ओ की जगह क्या लिखा हुआ है? उस सेकंड नंबर पे है, ओ की जगह क्या है? ई। और यहाँ पर है ओ, यहाँ पर भी ओ की जगह क्या है? ई। तो ओ की जगह जब सब जगह ई है, तो हम भी ओ की जगह कितना लिखेंगे? ई। ओ की जगह लिख दिया बच्चों ई। ठीक है। अब आई, आई की जगह देखो इन्होंने क्या लिखा है? आई की जगह देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जे लिखा है। आई की जगह क्या लिखा हुआ है? जे। ठीक है। अब एल की जगह देखो, एल की जगह क्या लिखा हुआ है? के। तो एन ई जे के, इसका आंसर हो गया बच्चों बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी पे आ गया है, ये सी। ठीक है, तो ये हो गया एन ई जी के, एन ई जे के, ये राइट आंसर हो गया। समझ में आया? तो ऊपर से आपको ये देखना है इसका क्वेश्चन की पहचान कैसे पड़ेगी। इसकी क्वेश्चन की पहचान ऐसे पड़ेगी बेटा, जैसे ऊपर जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, अगर वही अक्षर नीचे लिखे हुए हैं तो आप समझ जाना कि ये कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं और प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, तो कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कुल हैंडशेक का सवाल आए तो आपको क्या करना है बेटा? n(n-1/2) ये काम करना है आपको। ठीक है, तो देखो यहां पर 30 माइनस 1/2। ठीक है, n की वैल्यू 30, यानी 10 व्यक्ति हैं तो n की वैल्यू 10, 15 व्यक्ति हैं तो n की वैल्यू 15, 50 व्यक्ति हैं तो n का मान 50, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब देखो यहां पर 30 मल्टीप्लाई 29/2, अब इससे काट दो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। अब मल्टीप्लाई कर दोगे 15 ने में 135 के 5 हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43।
यानी 435 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे 30 लोग हैं, 30 लोगों में मान लो यहाँ पर आप लोग 29 लोग हैं, मैं 30वां व्यक्ति हूँ, तो मैं जब आऊँगा तो मैं कितने लोगों से हाथ मिलाऊंगा? 29 लोगों से। मैं अपने आप से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब दूसरा व्यक्ति जब खड़ा होगा तो वो व्यक्ति कितनों से मिलाएगा हाथ? 28 से, क्योंकि वो हम दोनों से नहीं मिलाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उससे मिला लिया हाथ। तो ऐसे ही ये संख्या 29, 28, 27, 1 तक जाती है। तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने में देर लगेगी, तो ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल देते हैं। कुल हैंडशेक का फॉर्मूला होता है n(n-1/2), तो 30, 30 - 1/2, 30 × 29/2 यानी 435। अगर गिफ्टों की संख्या पूछी जाती है ना, गिफ्टों की संख्या, तो गिफ्टों की संख्या में अपॉन में 2 नहीं होता है, अपॉन में 2 नहीं होता है बेटा, ऐसा होता है n(n-1). गिफ्टों की संख्या में ये होता है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट सवाल है हमारा ये। इसमें हमें ये बताना है बच्चों कि यहां पर क्या आएगा। मिसिंग नंबर का सवाल है। ठीक है, सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, करके देखो इस सवाल को। देखो कैसे करते हैं, इस सवाल में करने के कुछ तरीके होते हैं। कभी कभी तो इन्हें हॉरिजेंटल सॉल्व करते हैं, कभी कभी इन्हें वर्टिकल सॉल्व करते हैं। यानी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि इन दोनों से ये लाना होता है, कभी होता है इन दोनों से ये लाना होता है, कभी कभी इन दोनों से बीच वाला लाना होता है। ठीक है, तो उसकी एक पहचान होती है कि जिधर को बड़े नंबर हो उधर को सॉल्व करो। अब तुम कहोगे सर इसमें तो बड़े छोटे सब एक समान ही दिखाई दे रहे हैं, किधर ही सेम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। यानी इनमें ब्रैकेट लग रही है ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों तुम्हें इन दोनों से ये वाला लाना है और इन दोनों से ये वाला लाना है। कहने का मतलब है लेफ्ट राइट वालों से बीच वाला लाना है। ठीक है, तो बताओ 28 और 65 से कैसे आ सकता है 31? 28 और 65 से 31 लाना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि हम इसे ऐड करके देखें। देखो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 6 8 और 1 9, जोड़ रहे हैं तो 93 आ रहा है, लेकिन है कितना? 31। तो 93 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 31 आ गया ना। यानी इसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट फिट बैठ रहा है। तो इसके बाद ये ना है कि डायरेक्ट ये कर दो, पहले सेकंड वाले में भी चेक करोगे कि सेकंड में ये चल रहा है या नहीं। तो सेकंड में और चेक कर लो इसी तरीके से। 98 और 64 को जोड़ो, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, 162। 162 को भी कितने से डिवाइड करोगे? 3 से। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54 आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। 81 + 36 और बटे 2 बाद में कर देंगे, 7 11। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 नेम 27, यानी इसका आंसर हो गया बेटा 39। ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट वाले नंबरों को जोड़कर उसे 3 से डिवाइड करके बीच वाला नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 81 और 36 117, और 3 से डिवाइड करा तो 39 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। समझ में आ गया बेटा? ये हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट सवाल था। ठीक है, सब अच्छे क्वेश्चन थे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।